हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एसकेसी सीनियर, जहाँ पे क्लास 9th और 10th का वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी सब्जेक्ट्स के दिए जाते हैं। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया है। आज डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, तो हमें पढ़ना है रशियन रिवॉल्यूशन। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशियन रिवॉल्यूशन का इफ़ेक्ट्स और जो इवेंट्स हुए फरवरी और अक्टूबर रिवॉल्यूशन में रशिया का, क्या क्या चेंजेस देखा गया रशिया में, ये सभी चीज़ें हमको समझना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एज ऑफ सोशल चेंज, यानी एक वो टाइम पीरियड जब सामाजिक चेंजेस देखे गए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली एक प्रकार के ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दिया पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे चेंज एक प्रकार से सामान्य हो गया। समाज में चेंज बेसिकली एक प्रकार से बन गया कि अब ट्रेंड बन गया कि अब चेंज तो होगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट हो चुका था, वहीं से शुरुआत हो गया था कि सभी चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन यूरोप में हर जगह इस स्ट्रक्चर को अपनाया नहीं जा रहा था। कुछ लोग चाहते थे कि पूरी तरीके से बदलाव आए यूरोप में, कुछ चाहते थे कि थोड़ा बदलाव आए, और कुछ लोग चाहते थे जिनको जो भी बदलाव आएगा उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिबरल्स। यूरोप में ऐसे प्रकार के लोग जो लिबरल्स कहा गया था, वो कैसी मांग कर रहे थे यूरोप में। तो लिबरल्स लोग ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पे हर धर्म को टॉलरेट किया जाए, जहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, जहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, जहाँ पे कुछ लॉज हो जिसको वेल ट्रेंड किया जाए जुडिशरी की तरफ से, जहाँ पे रूलर्स इंडिपेंडेंट हो, ऑफिशियल्स इंडिपेंडेंट हो, लेकिन डेमोक्रेट्स ना हो। तो ऐसी प्रकार के जो लोग थे उनको लिबरल्स कहा गया था। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया उनको, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। तो लिबरल्स वैसे लोग थे जो वैसे चाहते थे कि ऐसा देश का निर्माण हो, एक ऐसा कंट्री का, नेशन का निर्माण हो जहाँ पे हर धर्म मिलजुल कर रह सके। दूसरा रेडिकल्स। रेडिकल्स ऐसे प्रकार के लोग थे जो बेसिकली चाहते थे कि ऐसा गवर्नमेंट हो जो बेस्ड हो मेजोरिटी के आधार पर, मतलब ज़्यादातर लोग मिलकर वोट डालकर चुने वैसी सरकार को। और ये बेसिकली डिसलाइक करते थे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी था, मतलब ये बिल्कुल फोकस नहीं था इनका। ये चाहते थे कोई भी जो संपत्ति हो, कोई भी जो प्रॉपर्टी हो, वो कंट्री का प्रॉपर्टी हो। जैसे कि महात्मा गांधी चाहते थे ट्रस्टीशिप, कोई भी जो वेल्थ ऑफ नेशन हो, मतलब कि कोई भी जो संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ना हो। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे ये कौन, रेडिकल्स। और तीसरे जो थे ना भाई, कंजर्वेटिव्स। ये कंजर्वेटिव्स बड़े ही रेसिस्टेंट चेंज करते थे, मतलब ये रिवॉल्यूशन के बाद जो भी रेडिकल्स या फिर लिबरल्स लोगों ने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, ये उसको बेसिकली एक्सेप्ट करके फॉलो करते थे। तो इनको बहुत ज़्यादा कोई मतलब, इनको बोला ठीक है बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। तो ये रेसिस्टिव थे, मतलब बहुत बदलाव ही चाहते ही नहीं थे। और अगर चेंज हो भी रहा था तो जो भी चेंज हुआ ये उसको एक्सेप्ट करते थे। तो इनको कहा गया था कंजर्वेटिव्स। अब आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंज क्या है। ये एक ऐसा समय काल है जहाँ पे कुछ सामाजिक चेंज हुआ। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के बीच में देखा गया कि इनको बहुत ही कम पैसों के लिए, बहुत ही कम वेजेस में ही फैक्ट्रीज़ में घंटों तक काम करना पड़ता था। फोर्स लेबर जिसे हम कहते हैं, करना पड़ता था। लिबरल्स, रेडिकल्स जो लोग, ये वो लोग थे जो फैक्ट्री के ऑनर्स हुआ करते थे, और ये कभी भी उनके वर्क को इनकरेज नहीं करते थे, उनको सराहते नहीं थे। तो इंडस्ट्रियल सामाजिक चेंज देखा गया, और ऐसा महसूस हो रहा था कि फैक्ट्री ऑनर्स को करना चाहिए था, है ना। जो ये लोग थे लिबरल्स एंड रेडिकल्स, इनको कुछ न कुछ उनके साथ करना चाहिए था। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैप्टर में पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट में आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा चैप्टर का। दूसरा है सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिस्ट जितने भी समाजवादी लोग थे वो खिलाफ थे किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के, क्योंकि इनका विज़न बिल्कुल अलग था फ्यूचर को लेकर। कुछ लोग मानते थे कि कोऑपरेटिव सोच था, कुछ का डिमांडेड था कि गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज कोऑपरेटिव्स, कि वो कोऑपरेटिव्स को बेसिकली इनकरेज करें। और कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच एंजल्स, इन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी
का मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहा, मतलब पूंजीवाद समाज, जिनके पास पूंजी हो, जिनके पास पैसा हो, जो पैसा लगाएगा और जो सबके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ये प्रॉफिटेबल सिर्फ उनके लिए होगा जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो ऑनर हैं, मालिक हैं इंडस्ट्री के। मार्क्स ऐसा मानते थे कि सोशलिस्ट सोसाइटी बिल्कुल फ्री होना चाहिए वर्कर के साथ और कैपिटलिज्म के साथ, क्योंकि इससे कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ेगा, जिससे हर व्यक्ति का किसी संपत्ति पे, किसी ज़मीन पे, किसी फैक्ट्री पे अधिकार होगा। लेकिन ऐसा कौन ही चाहेगा कि अपने घर पे अधिकार पूरे मोहल्ले का हो? कोई नहीं चाहेगा। सोशलिज्म गिवन सपोर्ट। जितने भी वर्कर्स थे जर्मनी और इंग्लैंड में, इन्होंने अपने मांग के लिए संस्था ऑर्गेनाइजेशंस का स्थापना करना शुरू किया, जिससे उनके जीवन में बेटर लिविंग कंडीशन को बढ़ाया जा सके। इन्होंने फंड्स को बढ़ाया, मेंबर्स डिस्ट्रेस, वर्किंग आवर को घटाने के लिए, वोट डालने का अधिकार, एक प्रकार का यूनियन का संगठन बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ट्राइज करने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है रशियन रिवॉल्यूशन। 1914 में टीज़ार निकोलस II, जो रशिया में रूल कर रहा था, रशियन एम्पायर में, उसके बाद इकोनॉमी और सोसाइटी में क्या हुआ, ज़्यादातर रशियन का जो जनसंख्या था वो एग्रीकल्चरिस्ट था, मतलब कि खेती में इन्वॉल्व था या तो इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व था, मगर ज़्यादातर जो संख्या था वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व था। इंडस्ट्रीज़ बेसिकली सेटअप किया गया और वो सब ज़्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी था, मतलब किसी न किसी एक आदमी की तरफ से ही इन सभी का स्थापना किया गया था। वर्कर्स को बेसिकली यहाँ पे डिवाइड किया गया था अलग अलग ग्रुप्स में, जिससे ये क्या हो सके, यूनाइट हो सके स्ट्राइक करने में। यूनियन, इनका यूनियन क्रिएट कर दिया गया कि जब जब वो सहमत नहीं होंगे, जब जब वो डिससेटिस्फाई होंगे वर्किंग आवर से, वेजेस से, काम करने के तरीक़ों से, तो वो कर सकते हैं। पीजेंट्स के पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था नोबिलिटी के लिए। नोबिलिटी का मतलब ज़मींदार, लैंड ऑनर्स, जैसे कि फ्रेंच के पीजेंट्स थे, रशियन पीजेंट्स थे। ये मात्र वहाँ पे एक पीजेंट्स कम्युनिटी था जो पुल्ड करता था लैंड को और कम्यून करता था लैंड को, उनके नीड के हिसाब से, हर व्यक्ति के जो फैमिलीज होते थे उनके हिसाब से ये उसको डिवाइड करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड था। नेक्स्ट है सोशलिज्म इन यूरोप। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी रशिया में 1914 से पहले, वो सभी गैर कानूनी थी, ठीक है। और रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का स्थापना कब किया गया? 1900 में। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको याद रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन यहीं से बनेगा। यहाँ पे स्ट्रगल जो था वो पीजेंट्स को दिया गया, उनको राइट्स दिया गया, बिलोंग टू द नोबल्स, जो नोबल से बिलोंग करता था। और लैंड को डिवाइड किया गया किसानों के बीच में समय समय पे। ऐसा माना गया था कि किसान जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, और वो सिर्फ वर्कर्स जो है वो मेन सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं है। बल्कि लेनिन एग्री नहीं करता था इस बात से कि पीजेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप। ये पार्टी ने डिवाइड किया बोल्शेविक और मेंशेविक के हिसाब से। तो समाज में समाजवादी जो था रशिया में शुरू हुआ यहाँ से, क्योंकि जितना भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो रशिया में इलीगल थी, गैर कानूनी थी। 1914 से पहले एक पार्टी का स्थापना किया गया था 1900 में, लेकिन ये भी गैर कानूनी थी, जो स्ट्रगल कर रही थी किसानों के लिए, उनको राइट्स को दिलवाने के लिए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट है 1905 का रिवॉल्यूशन। रशिया एक ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पे खुद से लोकतंत्र हो, जहाँ पे टीज आर नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट यहाँ पे था नहीं। लिबरल्स चाहते थे कि एंड हो जाए स्टेट ऑफ अफेयर्स का। इनके जो वर्क थे वो किस चीज़ को लेकर थे कि डिमांड कर रहे थे कि ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन 1905। तो 1905 वो रिवॉल्यूशन था जहाँ पे डिमांड हो रहा था संविधान का, कुछ नियम कानून को ये बदलना चाहते थे। इसके बाद ब्लडी संडे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लडी संडे क्या है? जब अचानक जो सामान थे इसेंशियल गुड्स, डेली दाल चावल रोटी ये सब में जो सामान आते हैं, इसेंशियल फूड्स किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 1904 के दौरान, और मजदूरी घट गया था। कितना परसेंट? 20%। तो प्राइसेस जो थे इसेंशियल गुड्स के वो बढ़ गए, लेकिन मजदूरी घट गया 20%। और इस टाइम में 4 मेंबर जो थे पुतिलव आयरन के वर्क्स को, उनको भी डिसमिस कर दिया गया। इस एक्शन को लगभग 1,10,000 वर्कर्स पर प्रभाव पड़ा सन पीटरबर्ग में, जो कि स्ट्राइक पे चले गए
कि इनके वर्किंग आवर को घटाया जाए और मजदूरी को बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ गया है। और ये इस वजह से इन पे हमला किया गया पुलिस की तरफ से, कोशैक्स की तरफ से, जिसमें लगभग 100 मजदूर जो थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, उनकी जान चली गई। स्ट्राइक जो था एक ऐसे जगह पे आया जहाँ पे लोगों का रिएक्शन निकला और लोग डिमांड कर रहे थे लगातार कि संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो। उसके बाद टी.आर. अलाउड ने अनुमति दिया कि यहाँ पे इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट यानी कि ड्यूमा का होता है पार्लियामेंट का स्थापना किया जाएगा। और पहला ड्यूमा 75 दिन के अंदर ही अनाउंस किया गया और यहाँ पे इलेक्शन हुआ। सेकेंड ड्यूमा फिर हुआ और पहला विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर 1914 में रशियन आर्मी जो थी वो लार्जेस्ट आर्मी थी वर्ल्ड की। और शुरुआती तौर में ये वॉर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे सपोर्ट बढ़ता गया, घटता गया। कैसे भी करके एंटी जर्मन सेंटीमेंट बहुत ही हाई था। रशियन आर्मीज़ ने बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ देखा गया, 7 मिलियन 70 लाख लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ा। 30 लाख लोग रेफ्यूजीज़ हो गए रशिया में, जिनको अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा दूसरी जगह में। ये वॉर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला इंडस्ट्री पे भी। वॉर की वजह से शॉर्टेज हो गया लेबर का, रेलवे लाइंस का, बहुत सारे स्मॉल वर्कशॉप बंद हो गए। यहाँ पे शॉर्टेज हो गया अनाज का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, स्लम्ड, और इनकी वजह से क्राइसिस भी हो गया था फूड सप्लाई का। तो यही था ब्लडी संडे, जहाँ पे सामान के जो प्राइसेस थे वो बहुत बढ़ गए 1904 के दौरान, लेकिन वेजेस घट गए 20%, जिसकी वजह से कई सारे लोग धरने पर चले गए और 1,10,000 लोग बेसिकली स्ट्राइक पे चले गए, जिसमें 100 लोगों का जान चला गया इस स्ट्राइक में। द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, फरवरी में हुआ एक रिवॉल्यूशन का नाम है। ये इवेंट्स क्या था समझते हैं इसको। विंटर के महीने में 1917 में पेट्रोग्राड, जो बहुत बड़ा एक क्षेत्र था जहाँ पे ये हुआ था, फूड शॉर्टेज इन द वर्कर क्वार्टर्स, वर्कर के क्वार्टर्स में फूड का शॉर्टेज हो गया। और फरवरी के महीने में रिवॉल्यूशन हुआ था, इसलिए इसको फरवरी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 22 फरवरी को हुआ था। ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है कि कब हुआ, तो 22 फरवरी को। लॉकआउट बोल दिया गया कि फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। जितने वर्कर्स थे, 50 से अधिक जो टाइप्स के वर्कर्स थे फैक्ट्रीज़ के, इन्होंने ज्वाइन किया इस सिम्पैथी में कि हाँ बिल्कुल फूड शॉर्टेज हो रहा है, वर्कर्स को दिक्कत आ रहा है। वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इस स्ट्राइक में, और इसी वजह से इसके बाद से ही महिला दिवस भी सेलिब्रेट किया जाने शुरू कर दिया गया। गवर्नमेंट ने इम्पोज किया कर्फ्यू को एज द क्वार्टर ऑफ फैशनेबल एरिया, जहाँ पर ऑफिशियल बिल्डिंग्स को चारों तरफ से घेर लिया गया था वर्कर की तरफ से। 24 और 25 तारीख को गवर्नमेंट ने बेसिकली जितने भी कैवलरी पुलिस को बुलाया कि इन पे नज़र रखो। तो सरकार की तरफ से ये था कि बहुत ज़्यादा हमला ना हो जाए, फिर से ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि बहुत से लोगों का जान चला जाए। तो पुलिस का पूरा घेरा बना दिया गया था, जो भी लोग स्ट्राइक कर रहे थे, कि उन पर नज़र रखा जाए। इसके बाद 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस जो बोल रहे थे इस मेजर के ख़िलाफ़, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनको बेसिकली ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि वो वहाँ से निकल जाए, इससे बाहर निकल जाए। और 27 को पुलिस के हेडक्वार्टर्स पे हमला किया गया। पीपल्स ने स्लोगन निकाला, कई सारे लोग रोड पे चले गए और बहुत सारा आंदोलन करने का ट्राई इन्होंने किया। कैवलरीज को भी निकाला गया, रेफ्यूज़ कर दिया गया, फायर्स हमला किया गया उन पे कि कैसे भी करके पुलिस की तरफ से कि ये आंदोलन बंद हो जाए। जितने भी कई सारे ऑफिसर्स को गोली मार दिया गया, बहुत सारे जान चले गए। स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने जितने भी ज्वाइंस किया था, इकट्ठा हो गए सभी लोग और सोवियत करने के लिए, काउंसिल को स्थापना करने के लिए पेट्रोग्राड सोवियत का मांग करने लगे। और 28 फरवरी को डेलीगेशन जो था वो मीट हुआ, टी.आर. के साथ लोग मिले और मिलिट्री कमांडर्स ने एडवाइस किया कि इसको एब्डिकेट किया जाए। और टी.आर. ने इसको एब्डिकेट किया, इस बात को माना 2 मार्च को। और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया सोवियत और ड्यूमा लीडर्स के तरफ से, तो कंट्री को चलाने के लिए। तो ये फरवरी रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला था।
यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व थे पार्लियामेंट्रियंस में, वर्कर्स में, वुमेन वर्कर्स में, स्ट्राइक्स में और मिलिट्री कमांडर्स में। अब इसका प्रभाव क्या देखा गया, तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते आप। जितने भी संस्था थे जो धरना कर रहे थे उन सभी को हटा दिया गया। सोवियत जैसे कि पेट्रोग्रेड सोवियत, इन सभी को सेटअप कर दिया गया हर जगह पे ध्यान रखने के लिए। हर एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ का भी स्थापना किया गया, जहाँ पे इंडस्ट्री को चलाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए सवाल उठाए जाएंगे। सोल्जर्स कमेटी का भी स्थापना किया गया आर्मी में। प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो पावर डिक्लाइन हो रहा था और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा था, यहाँ पर डिसाइड किया गया कि स्टेम मेजर्स लिए जाएंगे जो भी स्प्रेडिंग दिस कंटेंट है उसमें। और यहाँ पे ये भी प्रयास किया गया वर्कर की तरफ से कि ये फैक्ट्रीज को चलाएंगे और अरेस्टेड लीडर्स को यहाँ पे छुड़वाएंगे। रेजिस्टेंस और द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स प्रेस कर रहे थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए लैंड का और लैंड कमिटीज़ का स्थापना हो, और पीजेंट्स को सीज किया गया था जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में 1917 में। उसके बाद एक रिवॉल्यूशन देखा गया, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जो कि 16 अक्टूबर 1917 में हुआ, जहाँ पे लेनिन ने परस्यूडेड किया और पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी इस बात से सहमत हुई कि सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर का बेसिकली यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हो। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी को भी अपॉइंट किया गया सोवियत की तरफ से। यहाँ पे अपराइजिंग शुरू हो गया 24 अक्टूबर से, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर केरेन्स्की, जिन्होंने सिटी को छोड़कर समन कर दिया जितने भी ट्रूप्स थे उनको। सुबह सुबह मिलिट्री मैन जो थे लॉयल थे गवर्नमेंट के, इन्होंने गवर्नमेंट को सीज कर लिया 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर में, और 2 गवर्नमेंट, उससे पहले जो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे इनको भी सेटअप किया गया, टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिसर्स, जिन्होंने प्रोटेक्ट किया विंटर पैलेस को। इसका रिस्पांस में मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज कर लिया जाए और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाए। अरोड़ा सिर्फ सेल्ड द विंटर पैलेस ने क्या किया, सेल्ड कर लिया विंटर पैलेस को, और जो दूसरे शिप थे उन पे भी कब्जा किया स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स बनाकर। रात तक शहर में लगभग सभी जगह पर टेक ओवर कर लिया गया और मिनिस्टर्स ने उस समय सरेंडर कर दिया, अपने आप को हवाले कर दिया उसके खिलाफ। रशियन कांग्रेस जो थी सोवियत की पेट्रोग्राड में, इन्होंने बोल्शेविक एक्शन को इम्प्रूव किया। हैवी फाइटिंग चला मॉस्को में दिसंबर तक, और बोल्शेविक ने कंट्रोल किया मॉस्को में पेट्रोग्राड खासकर एरियाज़ में। यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व थे जो लेनिन थे, जो बोल्शेविक ट्रूप्स थे या प्रो गवर्नमेंट थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो इसका प्रभाव पड़ा कि टोटली अपोज था प्राइवेट प्रॉपर्टी के। ज़्यादातर इंडस्ट्री और बैंक नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद 1917 में नवंबर के लैंड को डिक्लेयर कर दिया गया कि लैंड एक सामाजिक प्रॉपर्टी है, हर व्यक्ति का अधिकार है। पीजेंट्स को अलाउ किया गया कि वो सीज कर सकते हैं लैंड को, नोबिलिटी का। ओल्ड टाइटल्स का इस्तेमाल होगा एरिस्टोक्रेसी को, उसको बैन कर दिया गया। नए यूनिफॉर्म्स जो थे वो डिज़ाइन किए गए आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने कंडक्ट किया इलेक्शन, लेकिन फेल रहा वो मेजॉरिटी प्राप्त करने में, जीतने में वह असमर्थ रहा। रशियन ऐसा देश बन गया जहाँ पे 1 पार्टी स्टेट है, जहाँ पे एक ही पार्टी है। ट्रेड यूनियन को भी यहाँ भी रखा गया इसके ही कंट्रोल में। प्रोसेस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सकता हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता हो। स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्मिंग स्टार्ट किया गया, मतलब कि एक साथ खेती करना भी शुरू कर दिया गया, जिससे फूड प्रोडक्शन में कमी ना आए। इसके बाद सिविल वॉर शुरू हो गया। तो जब बोल्शेविक ने ऑर्डर दिया कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो रशियन आर्मी ने बेसिकली इस बात को तोड़ा और नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल सपोर्टर्स जो थे ऑटोक्रेसी के, इन्होंने कंडेम्ड किया और बोल्शेविक को आगे बढ़ाया। ये इनको सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज़ के ट्रूप्स, जो बेसिकली लड़ रहे थे वॉर को किसके साथ,
वोल्शेविक के साथ। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक था स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही कम समय में हमने पूरे चैप्टर को बहुत ही क्विक तरीके से पढ़ा है। तो ये नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण, यहाँ पे बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया है सिविल वॉर के दौरान, और इस प्रोसेस में सेंट्रलाइज प्लानिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया। रैपिड कंस्ट्रक्शन किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और तेज़ी से स्कूलिंग सिस्टम को भी डेवलप किया गया। स्टालिन और कलेक्टिव फार्मिंग हुआ। मतलब स्टालिन का मतलब ये है कि जो अमीर किसान थे, ट्रेडर्स थे, इनको भी स्टॉक किया गया सप्लाई करने के लिए, जिससे फूड शॉर्टेज ना हो पाए। यहाँ पे कलेक्ट्रेशंस का मतलब था कि वॉज द नीड ऑफ आवर, उस समय ज़रूरत थी समय की। मतलब इस सिस्टम से फार्मिंग को मॉडर्नाइज करने में हेल्प हुआ। फार्मर्स बेसिकली पनिश्ड करने में उनको हटाया गया, और ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखा गया इसके बाद इस पे। 1950 तक यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया कि कंट्री में और कंट्री के आउटसाइड में सब कुछ नहीं है। आइडियल्स जो था रशियन रिवॉल्यूशन का, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर यहाँ पे डेवलप था, और डेवलप करने का प्रयास था। एसेंशियल फ्रीडम थे लोगों को, इसको भी डिनाइड किया गया था। और यहाँ पे समाज में समझा गया कि सोशल आइडियल्स आज भी रशियंस के साथ हैं, लेकिन हर कंट्री में जो ये आइडिया है सोशलिज़म का, ये रीथॉट है अलग अलग तरीक़ों से। हर कोई इस बात से सहमत नहीं होगा कि कोई भी चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी हो, हर कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं। लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी वॉज, कौन थी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर इज बी, लेनिन। दूसरा, टी सशस्ट पावर इन रशिया कोलैप्स इन द ईयर। तो आंसर इज सी, 1917। Tishania Alexander was one of the, आंसर इज ए, जर्मन ओरिजिन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम के चैनल पे भी डाल दूंगा PDF, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पर जुड़ के आप इसका एक्सेस कर सकते हैं पूरे नोट्स का। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जिससे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th के सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आखिरी सवाल 25 नंबर है। द कम्यून ऑफ फार्मर्स वाज नोन एज टीसार, ड्यूमा, मीर या कोशक, क्या होगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे से फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।